नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य और ओहो रेडियो और हिलमेल की ये खास पेशकश, जहां हम आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे आपकी स्पीच मुलाकात करवा रहे हैं, और खासकर उन लोगों से जो कोविड के इस वक्त में, कोरोना के इस महामारी के वक्त में ग्राउंड पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, और साथ ही उनको कोविड के रिगार्डिंग और उनकी पर्सनल लाइफ और क्या कुछ आसपास चल रहा है इस वक्त जनता के बीच में, ग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो 7 बजे का वादा था, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कई दफा हो जाता है टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और स्वागत कीजिएगा कर्नल अजय कोठियाल सर का। सर, वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार। काव्या, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो। और पता है, एक फौजी हूँ और लेट भी नहीं हो रखा हूँ कोई बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं आधा घंटा लेट हूँ काव्या के शो में, जहाँ पे हर कोई डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश करता है। सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं सर। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर, इस वक्त पे आपकी हेल्थ कैसी है, और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में बताइए, और क्या कुछ काम चल रहा है। यूथ फाउंडेशन बहुत जबरदस्त काम कर रहा है इस वक्त पे। काव्या, हमारी तो हेल्थ अच्छी है। अब हमारे जी। पेरेंट्स, हमारा छोटा भाई, उसकी वाइफ, बच्चे, वो सब ना गांव में चले गए हैं। और आजकल अच्छा। छोटे भाई की दोनों लड़कियां गाय का दूध निकालना सीख रही हैं। तो हमारे घर की तरफ से सबकी हेल्थ और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में ना एक और चीज देख रहा हूँ। एक वो जो मॉर्बिड फियर होता है वो तो इन्वायरमेंट में है, क्योंकि कोविड एक चैलेंजिंग, बियॉन्ड कंट्रोल के तरीके से आ रखा है। अब उसको देख करके हम देख रहे हैं कि कैसे कोविड के अगेंस्ट गवर्नमेंट के साथ में इस युद्ध को लड़ सके। राइट। यूथ फाउंडेशन को लेके अगर बात करूं, अभी मुझे मालूम चला था कि आपने एक मिनी मिलिट्री हॉस्पिटल की तरह उसको, आई थिंक शिमला बाईपास के यहाँ पे कहीं पे तैयार किया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है वो। क्या हुआ काव्य कि हमने ना जब देखा कि ये पेंडेमिक में हम किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमने जी। सबसे पहले जो यहाँ के देहरादून के रिनाउंड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कशन करा। तो एक हैं डॉक्टर अशोक लूथरा, हमारे बड़े अच्छे वेल विशर हैं। गंगोत्री में हमारे स्वामी जी जो हमारे गुरु थे, उनके जी। आश्रम की वजह से हमारा डॉक्टर लूथरा से मिलना हुआ था। तो हमने उनसे एडवाइस ली, तो उन्होंने हमको बोला कि इसको 3 फेज में आप करो। एक है, जैसे देहरादून में ये जो मिनी मिलिट्री मॉडल पे हमने बना करके जो हॉस्पिटल बनाया है, जिसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है, शायद पहली बार ऐसा हुआ है। उसको हमने इस पर्पज से बनाया है कि अगर ये सक्सेसफुल मॉडल है तो क्यों नहीं हम जी। पहाड़ों में इन चीज़ों को, इस ऐसी हेल्थ फैसिलिटी को लेके जा सकते हैं। सो दैट गवर्नमेंट को जो आज प्रॉब्लम हो रही है ना हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनको एक सपोर्टिंग मोड में हम आ सकें। दूसरा, यूथ फाउंडेशन ने एक और काम क्या करा, क्योंकि हमारे कोई 650 लड़के इस टाइम पे उत्तराखंड के सेलेक्ट हो रखे थे, जिन्होंने, अगर ये पेंडेमिक नहीं आता तो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में आकर के ट्रेनिंग लेनी थी टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। अब हम्म। उनकी कॉलें आनी शुरू हुई, सर पाकिस्तान से तो तब लड़ेंगे जब कैंप में ट्रेन होंगे और उसके बाद में जाके आर्मी ज्वाइन करेंगे। अभी जी। फिलहाल हमको ना आप इस्तेमाल करिए इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो उनका जोश, उनका हौसला देख करके, मेडिकल एडवाइस को समझ करके हमने फिर ग्रुप्स बनाए और इन लड़कों को लॉन्च कर दिया, जाओ और लड़ो। तो ये सब आज इस तरीके से प्लान में चल रहे हैं कि पहाड़ों में जा करके, जहाँ के रहने वाले हैं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर गांव में हर इंडिविजुअल को चेक करेंगे, उसके वाइटल्स, उसके एसपीआर, जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है, उसका जो टेम्परेचर है, उसके बाद उसको ऑन कॉल एडवाइस लेकर के वहाँ पे जी। कोई अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट ना पूरी करेंगे। अब क्योंकि एक्सपर्टीज हमारे पास है, तो ये लड़के पूरे उत्तराखंड के हर गांव में पहुंचने की एक काबिलियत रखते हैं। राइट। आपने बताया कि इस वक्त पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है एंड गवर्नमेंट को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है जब एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं दो चेहरे हो जाते हैं, मतलब यूथ फाउंडेशन के जरिए सालों से लोग आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सब ये भी जानते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का आप हिस्सा हैं। तो कितना मुश्किल होता है एक दूसरे से कोलैबोरेट करना, या कितना आसान रहा। मेरे को लगता है आपने जो दूसरी वाली बात बोली ना, वो हमारे साथ जेल करती है कि कितना आसान रहा। अच्छा। आज ये सब जानते हैं जो हमको क्लोजली वॉच कर चुके हैं कि हम अगर एक
पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन डिक्लेयर हो गए हैं जब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, एज अ पर्सन हु इज नोन ऑल्सो, तो सब हमसे उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले हमारी आंख में घूरते थे वैसे ही आज भी घूरते हैं कि सर जो हम आप पे देखना चाहते हैं ना, वो अभी भी उम्मीद करते हैं। तो इसमें तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस पर्पज से हमने पार्टी ज्वाइन करी है, कि हम बोलते हैं उत्तराखंड का नव निर्माण, उसको करने के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी है, जज्बा भी है, और सब लोगों का सपोर्ट है। तो लोग तो हमको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। कभी कभी कई हमारे अच्छे वेल विशर भी होते हैं, वो हमें सुझाव देना चाहते हैं, हम उनके जी। सुझाव सुनते भी हैं। कई लोग बोलते हैं सुझाव खराब है, पर मेरे को तो पता है ना कि जब माँ के सामने जब बच्चा रोता है, तो एक होता है ज्यादा रोता है, एक कम रोता है। जो ज्यादा रोता है ना, माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो रोता है कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो ऐसे कई बच्चे भी हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं हमारा, हमको कई बार कुछ समझाने के अपने तरीके से मैसेज दे करके। राइट। मुझे ध्यान है आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले जब हमारी पहली दफा मुलाकात हुई थी और आपने ये बात मुझे कही थी कि काव्य की जिंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत ज्यादा करने हैं, तो इसलिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत तो पड़ेगी जहां पे खड़े होके कुछ चीजें, कुछ डिसीजन लिए जा सकें या पॉलिसी मेकिंग में सहयोग किया जा सके। क्या वाकई में कर्नल कोठियाल ये मानते हैं कि जब इंसान पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, एक्टिव पॉलिटिक्स का, तो वो अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को बदल सकता है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर बदल सकता है तो फिर जब हम अपने आसपास देखते हैं तो चीजें उतनी बेहतर क्यों नजर नहीं आती हैं? क्योंकि आपसे पहले भी तमाम सारे लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, सालों से हैं, एक्टिव हों या किसी भी तरह से। तो क्या सोचते हैं? मेरे को ना बैकग्राउंड नहीं पता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन यहाँ पे हैं वो बेहतर रहे हैं या क्या नहीं रहे हैं। मेरे को ये जी। पता है कि मेरा 29 साल का आर्मी का एक्सपीरियंस, मेरा 7 8 9 साल का उत्तराखंड के उस रिमोट एरिया में घूमने का और काम करने का एक्सपीरियंस, जिससे कि मेरे रोल हमेशा रहे चैलेंजिंग वाले, चाहे वो केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन था, चाहे नंदा देवी राजजात कंडक्ट करना था, चाहे धारी देवी मंदिर जब मतलब पानी में डूब गया था उसका रीबिल्ड करना था उसको, चाहे यूथ को एक डायरेक्शन देने के लिए एक फाउंडेशन बनाना था। तो मेरे को ये पता है कि अगर ये सारे एक्सपीरियंस है मेरे साथ में और एक प्लेटफॉर्म है, तो क्यों नहीं हम इम्प्रूवमेंट, नव निर्माण उस जगह का कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। और वो स्कोप के लिए अगर हम पुराने मॉडल्स को देखें जो सक्सेसफुल हो रखे हैं किसी भी जगह में, उसको ट्राई करें टेम्पलेट के तौर पे यहाँ पे रेप्लिकेट करने के उत्तराखंड में, जहाँ पे कि पहाड़ की बनावट अलग है, लोगों की सोच थोड़ी दूसरे तरीके की है, यहाँ की जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़े अलग हैं, उनको ला करके हम करें। तो ये तो पक्का हमारे एक्सपीरियंस, हमारे साथ जो एक जज्बे के साथ में जो लोग जुड़ते हैं, यूथ, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन और बाकी जनता, तो चेंज मेरे को नहीं पता कि हम पूरा कितना लेके आ पाएंगे, पर चेंज की जो डायरेक्शन होगी ना उसको तो हम सही डायरेक्शन में लेके आ जाएंगे। कि हम मान लो 20 साल उत्तराखंड को हो गए, तो अगर हमें दिखता है कि चीज ठीक नहीं हो रही तो उसे बोलते हैं गो टू बैक टू बेसिक्स। हम्म। तो 20 साल पहले जो सोचा गया था, जो जिसे बोलते हैं सपने बने थे उत्तराखंड के, उसको आगे कैसे लेके जाना है, कहाँ पे एरर हो गई, उसे करेक्ट करेंगे, उसे लेकर के चलेंगे। राइट। इस वक्त पे जब हम ये बात कर रहे हैं, कोरोना की वजह से पूरा हिंदुस्तान और हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है वो उससे इफेक्टेड है। हेल्थ को लेके आप क्या समझते हैं? कितना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, जहां रिमोट में गांव हैं, अब वैसे बहुत सारी जगहों पे सड़कें भी पहुंच चुकी हैं, हेल्थ कितना बड़ा इशू आप मानते हैं उत्तराखंड के लिहाज से? देखो, आज पहाड़ों में हेल्थ और एजुकेशन तो एक मेजर इशू है, जिसको कि हम देखते हैं कि काफी बड़े हद तक वो कारण बन गया है लोगों को पहाड़ से नीचे आने के लिए। हम्म। दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि हेल्थ से जो कनेक्टेड जो कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, जैसे आंगनबाड़ी की महिलाएं हो गई, जैसे आशा वर्कर्स हो गए, उनसे जब मिलता हूँ, उनकी जब कोई एक्टिविटी देखता हूँ, तो उसमें तो मेरे को 100% कोई जज्बे की कमी नहीं दिखाई देती। तो वो कहाँ पे वो मिसकनेक्ट है कि वो हेल्थ आज एक नेगेटिव एलिमेंट बन गया है पहाड़ में, जबकि जो प्राइमरी बहुत बेसिक जो काम करने वाले हैं वो फुल जज्बे के साथ में वहां पे लगे। अब उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था कि हमारे यूथ फाउंडेशन के और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर लोग जो आज पहाड़ों में जा रहे हैं,
और गांव गांव में घूम रहे हैं। वो आशा वर्कर के साथ में भी ऑपरेट कर रहे हैं। वो आंगनवाड़ी की लेडीज, उन्हीं की रिश्ते आ रहे हैं, बहनें हैं, उनके साथ में भी काम कर रहे हैं। तो मेरे को दिखता है कि पता है, एक छोटा सा जो ब्रिज है उसको अगर हम बना दें तो काफी हद तक बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट जो है वो ना पहाड़ों की पूरी हो जाएगी। इसी के साथ में जैसे अभी हम कर रहे हैं ऊपर, हम सब उम्मीद करते हैं कि पेंडेमिक का अफेक्ट तो खत्म हो जाए, लेकिन हमारे काम तो नहीं रुकने चाहिए ऊपर उसके बाद। तो वो काम कैसे हम देखेंगे? ऊपर और भी चैलेंजेस हैं। प्रसव के टाइम पे महिला को बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो उसकी ना कई बार अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है। कैसे इसी मॉडल को जो हम कोविड से लड़ने के टाइम पे बना रहे हैं और ग्राउंड में हमारे एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं उसके, हम उसके बाद उस वाले एस्पेक्ट को, हेल्थ के जो रिक्वायरमेंट है उसमें जाने की कोशिश करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके ना बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको समझाएंगे कि सर ये वाले एस्पेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, आप बताओ सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए वो मोटिवेशनल टीम हम तैयार कर देंगे। तो ये वाली लाइन लेके चल रहे हैं काव्या। राइट। तमाम सारे लोग सर मैसेजेस भेज रहे हैं, मैं कुछ कुछ लोगों के मैसेजेस भी पढ़ता हूं। कुलदीप सिंह बिष्ट हैं, ये मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने हमेशा तमाम सारे लोगों को इंस्पायर किया है, लेकिन इस वक्त आपने पार्टी थोड़ी गलत चुन ली। तो क्या पार्टी सही या गलत होती है, या इंसान सही या गलत होते हैं, उनके फैसले सही या गलत होते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली? है बिल्कुल, ये तो मतलब मेरे को ना कुलदीप सिंह बिष्ट और बहुत सारे कुलदीप जैसे जी। यूथ, वो लोग जो मेरे से ना उम्मीद करते हैं कि कर्नल अजय कोटियाल सर, अगर हम आपकी आंखों में देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि कोई तरक्की होगी। पता है कई बार क्या होता है हम्म। कि नैरेटिव नैरेटिव बनाए जाते हैं। अब वो नैरेटिव ऐसे बन जाते हैं कि एक कोई ऊपर को उठ रहा है तो उसको वहीं पे डाउन कैसे करा जाए, उसको नेगेटिव नेगेटिविटी उसके आगे क्रिएट करके। आज सोशल मीडिया हमारी इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी अच्छी है, आज हमारी कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि काव्य बैठा है अपने स्टूडियो में, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं। मतलब ये कनेक्टिविटी के एडवांटेज है। उसके डिसएडवांटेज कैसे हो जाते हैं कि वो जो नैरेटिव क्रिएशन होता है वो इस टाइप का हो जाता है कि बगैर जाने हम लोग ना अपना एक कोई पिक्चर बना लेते हैं किसी पार्टी के बारे में या किसी इंसान की थीम के बारे में। मैं कुलदीप को और बाकी सबको ये बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोग पहाड़ के समझदार लोग हैं, हम लोगों को ना सब चीजें अच्छे तरीके से इसलिए समझ में आती है कि बचपन से हमने चैलेंजेस देखे। अपने स्कूल में जब जाते हैं उससे पहले देखते हैं हमारी माँ पूरे दिन किस तरीके से हमारी परवरिश के लिए मेहनत करती है। हम जब स्कूल में जाते हैं तो वहां देखते हैं पहले पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। शाम को वापस आते हुए एक बाल्टी पानी की भी लेके आते हैं। जब इतने समझदार हम हैं तो क्यों ना हम उस नैरेटिव को समझने की कोशिश करें जो गलत क्रिएट करके हमारे सामने रख दिया जाता है, और जिसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की वो सोसाइटी, जिसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी बोलते हैं, वो बन ही नहीं पा रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं दिल्ली की पार्टी, हम बोलते हैं दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल। तो मैं तो पता है एक और बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली क्यों, लुधियाना क्यों नहीं? हम्म। मेरे को कल किसी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। लुधियाना आज फैब्रिक इंडस्ट्री है, वहां पे सबसे बढ़िया वुलन बनते हैं, गर्म हम्म। कपड़े। उस गर्म कपड़े जो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे आसपास कोई रॉ मटेरियल है, आर्टिफिशियल वूल के बनते हैं। आर्टिफिशियल वूल तो कहीं भी मिल सकती है, खाली वहां बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में काम करने वाले उत्तराखंड के लड़के जाते हैं। अब वो जाते हैं वहां पे कंबल, अपना जो वुलन्स हैं वो बनाते हैं। और वुलन का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है जहाँ पे ठंड होती है? ठंड कहाँ पे होती है? हिमालय में सबसे ज्यादा। लड़के गए यहाँ से उत्तराखंड से अपना लुधियाना, वहां पे जा करके मेहनत करी, लुधियाना में प्रोडक्ट बना, उसके बाद में वो देहरादून आया या अपना उधम सिंह नगर आया, और वहां से ना पहाड़ की तरफ गया। पहाड़ भी वही है जो मार्केट है, लड़के भी है जो बनाने वाले हैं, और हम जो है वो हम समझ ही नहीं पा रहे। तो हमें मॉडल खाली एक दिल्ली थोड़ी, हमें तो लुधियाना मॉडल भी लेके आना है, हमें बॉम्बे का भी मॉडल लेके आना है कि कैसे जब होटल में काम करते हैं तो हम खाली बर्तन धोने वाले नहीं, हम बर्तन को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट वो सीख करके आए। तो उसमें ना कुलदीप जैसों को मेरे को रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा मेरे को, अगर लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज, पर मेरे को पता है ये हेल्दी क्रिटिसिज्म है, मैं ना और चीजें सीखते रहूंगा। मेरे को कुलदीप जैसे लड़कों की तो माइंडसेट अपने माइंडसेट से मिलानी है, तभी मेरा जज्बा बढ़ेगा। तभी तो बोलते हैं भोले का फौजी, मैंने अपना नाम खुद नहीं रखा, इसी कुलदीप जैसों ने रखा है। कुलदीप थैंक यू। जबरदस्त।
सो जिस वक्त में हम ये लाइव कर रहे थे उससे पहले ही तमाम सारे लोगों ने जब उनको मालूम चला कि ये 7 बजे का स्केड्यूल हुआ है आज का लाइव आपके साथ में, तो लोगों ने अपने अपने कमेंट करने शुरू करे। तो कुछ लोग एक दूसरे पे हालांकि उनका हो सकता है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ना हो, बट उनका अपना एक स्टैंड था। तो देवेंद्र सिंह रावत करके इन्होंने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया और फेसबुक पे भी इन्होंने किया है मैसेज। इनका ये सवाल था आपसे, ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोग चाहते थे कि आप शायद जो हमारे उत्तराखंड में प्राइमरली दो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनमें से किसी एक को चुने, लेकिन आपने एक क्षेत्रीय पार्टी को चुना। तो ये हालांकि आपके सपोर्टर हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है किसी को ये समझाना कि क्षेत्रीय पार्टी वर्सेस या नेशनल पार्टी, यहाँ वो फाइट नहीं है। यहाँ विचारों का एक प्रवाह है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। समझाने में कितनी मुश्किल होती है, कितने अपने अपने आप दूर हो गए इस डिसीजन के बाद, और कितने और लोग थे जो आपसे जुड़ गए, क्या हुआ एग्जैक्टली? ये ना, आप सही कह रहे हो। जब जब इस सब्जेक्ट को टच करा जाता है तो धीरे धीरे इस पर अपने आप ही कभी बार इम्प्रूवमेंट दिखता है, कई बार स्टेलमेट टाइप दिखती है सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आप किससे बात कर रहे हो। जैसे अभी आपने ही बोला कि देवेंद्र ने पहले ही क्वेश्चन कर दिया था आपको हमारे हम्म। इस एड्रेस में अपने को सामने बिठाने से पहले। अब मैं हम्म। वही सोच रहा था कि पहले तो एक कर्नल साहब रिटायर्ड कहता है कि मैं सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हूँ, मैं जनता को हम्म। डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, आधे घंटे लेट आ रहा है। तो देवेंद्र जैसों ने क्या सोचा होगा, ये कर्नल साहब ना पॉलिटिक्स तो उसने ज्वाइन कर ली पार्टी, और क्योंकि इतने सारे सवाल आ रहे हैं तो शायद ये भगोड़ा ना हो गया और छोड़ के ना भाग गया हो केदारनाथ किसी गुफा में छुपने के लिए। अब ये कई बार लगता है कि ये चैलेंजेस भी हैं। इस्टेब्लिश पार्टीज हैं, उस पार्टी में जो इंसान है, उस पार्टी में जो काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो हमारे ही तो रिश्तेदार हैं। अब कहीं वो मेरे को नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी स्टैब्लिश पार्टीज बेसिक्स को एक अच्छे तरीके से उस वाले स्टेप में क्यों नहीं लेके जा पाती है, जिससे कहते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो रही है, सोसाइटी में बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के इस्टेब्लिश तरीके के बीच में अब एक नई पार्टी है, उत्तराखंड में तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, लेकिन एक्सपीरियंस है एटलीस्ट उत्तराखंड में एक चीज में तो वो एक्सपर्ट है कि उसके पास वो जानकारी है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ये जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग की जो कैपेबिलिटी है प्रूव करके आ रखी है। तो उसको इन दोनों पार्टीज या और भी पार्टीज है उनके बीच में स्टेब्लिश करने में खाली एक ही छोटी सी समस्या आती है कि जब शुरू में आप जाते हो तो आप ना अपने अच्छे वेल विशर्स को, जो आपके साथ नेगेटिव है वो 0.1% होते हैं, वो तो वैसे भी नेगेटिव रहेंगे। जो वेल विशर्स है उनको कैसे वो जो एक थिन लाइन है उनके दिमाग में कि अरे सर ने ये क्या कर दिया, और जैसे ही वो समझ में आता है तो बोलते हैं हाँ सर ने ये करा है, वो करने में थोड़ा सा एक चैलेंज आता है। आज भी मैं ऐसे ही वेल विशर ग्रुप के बीच में बैठ करके खूब चर्चाएं करके आ रहा हूँ, उसी की वजह से लेट हुआ था। तो देवेंद्र के लिए लेट हुए, लेकिन दूसरी जगह कहीं इसी एस्पेक्ट को मैं क्लैरिटी दे रहा था, और सबने मेरे पीठ पे ना हाथ रखा और जोर से घूसा भी मारा। और सब बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस है, कहते तू चल, हम तेरे को एडवाइस करते रहेंगे। राइट। ये मुलायम सिंह, इनका नाम भी बड़ा कमाल है, मुलायम सिंह पहाड़ी भुला करके ये कह रहे हैं कि सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए कोई एक संदेश दें कि नौजवान कर्नल साहब से कैसे जुड़े और क्यों जुड़े। अगर किसी को समझाने की जरूरत है मेरे को कि मैं क्या सोच करके अपने प्लान को लेकर के चल रहा हूँ, प्लान से मेरा मतलब है जिससे मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड नवनिर्माण, तो मुलायम सिंह मेरे को सबसे ज्यादा तो मुलायम सिंह और मुलायम सिंह जैसे यूथों की जरूरत है। मेरा संदेश ये है, जो कभी सोचते थे तुम अपने इस कर्नल अजय कोटियाल के बारे में, ये ना बिल्कुल वैसे का वैसे ही आदमी है। इसको अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा सीखनी है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि इसके शरीर में दो गोलियां लगी हुई हैं। इसको जो अवार्ड्स मिले हैं वो अ, ऐसे नहीं है कि खाली मिल जाए, इसने कहीं ना कहीं आतंकवादी मारे हैं। इसने अगर माउंट एवरेस्ट की टीमें सेलेक्ट करी है तो साथ की साथ महिला अफसर जो कि अपनी काबिलियत खुद रखती हैं, लेकिन इसकी भी कहीं कुछ ऑर्गेनाइजिंग स्किल की वजह से कामयाब हुई है। इसने जम्मू कश्मीर के हर जगह नौकरी करी है। 3 नवंबर 2019 को रिटायरमेंट होने के बाद ये कर्नल अजय कोठियाल किडनैप हो गया था बर्मा में, इसके साथ एक इंजीनियर था वो मारा गया था। अगर ये सारे एक्सपीरियंस इस कर्नल अजय कोठियाल के पास है,
निर्माण के टाइम पे एक्स सर्विसमैन आप सब ना मेरे को सपोर्ट करो, ताकि हम वाकई में जो सोचते हैं कि उत्तराखंड के बारे में 20 साल पहले जो सोचा गया था उसे कैसे शेप देने के लिए सही दिशा में हम आगे को बढ़े। मुलायम सिंह, बार बार सवाल करना, सोशल मीडिया ऐसी स्ट्रांग है, आप जब भी मेरे को कोई मैसेज देखो दोगे, हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊं, लेकिन देखूंगा तो जरूर, और आप सबको ना पक्का धीरे धीरे वो विश्वास बढ़ता रहेगा जो कि कई लोगों के दिमाग में नैरेटिव चेंज होने की वजह से कुछ और बन रखा है। राइट। अमन प्रकाश हैं देहरादून से ही, और इन्होंने मैसेज करा है कि सनराइज इन द पॉलिटिकल यूनिवर्स ऑफ उत्तराखंड, कर्नल अजय कोटियाल। बहुत सारे लोग उम्मीद भी करते हैं, एक सनराइज की तरह देख रहे हैं पॉलिटिकल यूनिवर्स ऑफ उत्तराखंड करके इन्होंने ये मैसेज करा है। तब कितनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और क्या लगता है उस वक्त? दोनों चीजें हैं। कई बार ना ये होता है कि अगर इस तरीके के मैसेज मेरे को आ रहे हैं तो कुछ उम्मीद बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा नज़रिए से मेरी तरफ देखा जा रहा है। मेरे को अपने को ना और कॉन्फिडेंट बनाना है। इन मैसेज को देख करके मेरे को घबराना नहीं है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो किसी की गलती नहीं होगी, वो खाली कर्नल अजय कोठियाल की गलती होगी कि वो ना सही तरीके से जो बना हुआ प्लान था उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और मेरे को लगता नहीं है कि कहीं ऐसी ना गलती अजय कोठियाल के काम करने के तरीके में, उसको जो सपोर्ट मिल रखा है उसकी वजह से कभी हो पाएगी। पक्का एक प्रोग्रेसिव उत्तराखंड की जो सोच है उसको स्पीड अप करके हम आगे को बढ़ेंगे। राइट। इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बात कर रहे हैं, आरजे काव्य फेसबुक पेज, ओहो रेडियो और हिलमेल के जरिए तमाम सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। जब हम बात करते हैं सर उत्तराखंड नवनिर्माण की, जो कि आपने कहा है बहुत डिटेल्ड नहीं, लेकिन अगर एक बेसिक उसमें ये हर किसी की जानने की इच्छा होगी कि अगर कर्नल अजय कोठियाल आ रहे हैं तो वो क्या एक रोड मैप है, या क्या वो बेसिक चीजें हैं जिन पे आपका फोकस होने वाला है जब हम नवनिर्माण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो? मैं ना बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा और उससे ना सब समझ सकते हैं कि कैसे ये छोटे एग्जाम्पल्स कनेक्ट करते हैं उस चीज को जिसे हम बोल रहे हैं उत्तराखंड नवनिर्माण। अभी जी। क्या होता है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जंगल है, हम्म। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे हर बार आग लगती है। तो अभी कोई एक महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज न्यूज थी कि पहाड़ की जंगल की आग उत्तराखंड के। तो उसमें ना बड़े अच्छे डेटा दे रखे थे। उसमें दे रखा था उत्तराखंड में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी जंगल में आग लगती है। उत्तराखंड में खाली फर्क यह है कि उत्तराखंड में जो परसेंटेज है आग लगने के बाद डिस्ट्रक्शन की वो ज्यादा है। और यहाँ पे उत्तराखंड में बोलते हैं चीड़ के पेड़ की वजह से होती है, कुछ हद तक चीड़ के पेड़ से भी होती होगी, लेकिन और जगह मध्य प्रदेश और वहां पे तो चीड़ के पेड़ नहीं है फिर भी आग लगती है। तो उसमें मैं देख रहा था, साथ में ये लिखा हुआ था कि सम 60 और 70% जो पोस्ट वैकेंट हैं वो उन जंगल में फॉरेस्ट में काम करने वाले अधिकारियों की है, छोटे लेवल पे, जो कि इस आग को बुझाने में आगे जाते हैं। तो उसमें ना वैसी बड़ी सिंपल सी चीज, हमें अगर वो वैकेंसीज हमने भर दी, 3 करोड़ रुपए साल का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, लेकिन जो 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है जंगल में आग लगने की वजह से कम 20 करोड़ का ही होगा, 80 करोड़ बचेंगे। ये एक ना प्रॉफिटेबल मेथड है खाली देखने का कि क्यों हम यहाँ पे इन वैकेंसीज को नहीं भर रहे हैं। करना क्या है उसके बाद जंगल में, जैसे जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था तो मैप रीडिंग में ना हमें सिखाया जाता है, अगर आपके पास में उस टाइम जीपीएस नहीं होते थे इतने, और अगर जीपीएस नहीं है तो कैसे आप लैंडमार्क्स को देख करके, जमीन की बनावट को देख करके अपने एक टारगेट से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। तो उसमें एक बहुत कॉमन लैंडमार्क है, उसे बोलते हैं फायर लेन। जंगल के बीच में आप चल रहे हो तो कोई 8 10 15 मीटर चौड़ी एक पूरी सड़क सी बनी होती है। अब वो सड़क खाली गाड़ी के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है कि अगर दाहिने तरफ से आग बाएं तरफ को आ रही है और 15 मिनट की सड़क आ गई बीच में, तो दाएं से ना बाएं को आग जा नहीं पाती है। करना क्या है, उस फायर लेन को, क्योंकि वो बनी हुई है जंगल में, बीच में कोई छोटे पेड़ अगर उसमें उग गए उन्हें काट दो, उसमें अगर कोई सूखी घास इकट्ठी हो रही है उसे हटा दो। पता है 50% तो ना वैसे ही फायर रुक जाएगी अगर कहीं पे डेलिबरेटली भी कोई गांव में लगा है। अगर हम्म। हम जंगल में आग लगती है तो हमारे पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जो बड़ी बेसिक चीज है, जंगल में आग के लिए क्या चाहिए, एक लॉन्ग हत्थे वाला बीटर जो कि बीट करे आग को, एक हुक होगा जो कि उस टहनी को खींचे जिससे कि आग लग रही है और आगे फैला सकती है, मोटे कंबल का जैकेट होना चाहिए जिसे आप पानी में भिगाओ और आप आग के ना नजदीक से नजदीक जा सकते हो, क्योंकि गर्मी उतनी उस कंबल, गीली कंबल की वजह से आपको नहीं लगती है।
इसका कीमत मुश्किल से 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आएगा। वहां आग जब लग रही है, 25 करोड़ का नुकसान ये 1 करोड़ का इक्विपमेंट प्रोवाइड करने से आप अपने आप कर लेते हो। ये बहुत एक छोटा सा उदाहरण है। अगर डोडी ट्रैकिंग की बात करूं, माउंटेनियरिंग की, ये अपना टूरिज्म की, अगर डोडी ताल एक ग्रुप जा रहा है तो क्या होता है, 6 लोगों का ग्रुप आया, उनको हम खाली जो गाइड प्रोवाइड करते हैं या उनको असिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं, इतना सिखाना है कि तुम ना एक कहानी भी सुनाओ। अब डोडी ताल में जब आखिरी में पहुंचते हैं ना, अगोड़ा से ऊपर चढ़ते हैं, तो हम्म। वहां पे अलग अलग तरीके के बुरांस के फूल हैं, पेड़ हैं उनके। आप कहानी सुनाओ, वो बच्चा सुना रहा है, मान लो अगोड़ा का लड़का ग्रुप को सुना रहा है कहानी कि सर ये देखो, ये ना लाल रंग का बुरांस का फूल है, इसे हम, ये हमारा स्टेट का फ्लावर है, नेपाल में इसको लाली गुरांस बोलते हैं, हमारे यहाँ इसका जूस भी बनता है, इसकी वजह से नीचे, इसकी जड़ों की वजह से जमीन मजबूत होती है। थोड़ा आगे जाता है तो एक सफेद रंग का बुरांस दिखता है, कहता है सफेद रंग का भी होता है। फिर तीसरा वो नीले रंग का होता है। अब वो ना कहानी कहानी सुना रहा है खाली बुरांस की, लेकिन जो ट्रैकिंग वाला आ रखा है वो डोडी ताल से तो फैसिनेटेड है ही, उसके आसपास की सराउंडिंग से भी है, लेकिन ये उसके स्टोरी नरेशन से और ज्यादा प्रभावित हो गया। तो अगले साल जब वही ग्रुप आता है, वो किसी ट्रैकिंग एजेंसी को कांटेक्ट नहीं करता। वो कहता है वो फलाना लड़का जो अगोड़ा का था, वो और उसकी टीम जिस दिन फ्री होगी हम उस दिन ट्रैकिंग के लिए आएंगे। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अपने आप ही ना हिमालय जो अट्रैक्ट करता है वो तरीके बन जाएंगे। ऐसी चीजें हमने करनी है, अपने आप इसके रोड मैप पे बनते रहेंगे। राइट। इस बीच जब आपकी अनाउंसमेंट हुई कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, तब से लेके अब तक, आज जब हम ये बात कर रहे हैं 29 तारीख है आज, इस बीच क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, आप नाम मत बताइएगा भले ही, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई क्या जो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? और अगर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने या आपने क्या कहा? देखो हम ना वो लोग हैं कि अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया है जी। तो फिर तो हम पीछे नहीं हट सकते। और जब जी। डिसाइड करा है तो इतना सोचा होगा कि अब पीछे हटने की कभी सोचेंगे भी नहीं आगे। हाँ। हमको तो बहुतों ने अप्रोच करा, जी। ज्वाइन करने से पहले भी, ज्वाइन करने के बाद भी। लेकिन क्योंकि एक बार जब हमने ज्वाइन कर लिया तो फिर तो बात का कोई वो नहीं है। हमने उनको ये तसल्ली दी कि आपकी जो सोच है, क्योंकि इंडिविजुअली आप हमको अच्छा मानते हैं, हम कभी भी उस जी। सोच के हिसाब से ही चलेंगे। आप हमको सपोर्ट करो, हमको एडवाइस करो। हम कोई फ्रिक्शनल पॉलिटिक्स वाले हैं नहीं, हम तरक्की वाली पॉलिटिक्स के हैं। हमारी काबिलियत ये है कि हम करके दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको सामने लेके चलते हैं। हम कहीं इस चीज में नहीं पड़ते कि किसी ने कोई हमको बोल दिया है तो हम उसके खिलाफ जाते रहे। कई बार ऐसे ऐसी चीजें भी आएंगी, कमेंट्स भी आएंगे। मैं अपनी जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको किसी भी दूसरे की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में क्यों वेस्ट करूं, जब जो दो जो अलग अलग लोग आपस में मेरे नाम पे अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से भिड़े हुए हैं, तो उनको चलने देते हैं। मेरी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव होती जा रही है, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। राइट। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा, जगजीत रावत हैं ये, नैनीताल से इन्होंने मैसेज किया था और लिखा था कि सर मान लीजिए आप जीत जाते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिनकी सरकार बनेगी आप उनके साथ जुड़ जाएंगे? क्योंकि उत्तराखंड में तो हमने इससे पहले यही होते हुए अक्सर देखा है। ये इनका एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा होगा जिस आधार पर ये पूछ रहे थे, इसलिए भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा। ये तो बहुत जरूरी है। जी। पता है, मेरे को दोनों चीजें देखनी है। जो मेरे काम करने के जो प्लान्स हैं, तरीके हैं, जिस लाइन को मैं फॉलो करूंगा, और एक जो पॉलिटिक्स में कई बार वो अनसर्टेनिटी, नेगेटिव इन्वायरमेंट होते हैं, मैं कैसे जी। सीखूंगा? मेरे को वो भी सीखना है ना, समझना तो है एटलीस्ट। अगर जगजीत मेरे को ये नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? राइट। जगजीत मेरा वेल विशर है, तो अगर वो ये चीज बोल रहा है तो क्यों नहीं, उसने खाली मेरे को क्वेश्चन थोड़ी करा है, उसने बोला सर इसको भी समझना, ये भी चीजें आएंगी, इसको आपने एड्रेस करना है, लेकिन अपने फोकस से बदली मत होना। जगदीश थैंक्स, धन्यवाद। नैनीताल आऊंगा तो मिलूंगा। क्या बात है। ओके, जोशीमठ से क्षितिज पांडे, इनका एक मैसेज था, आई थिंक कहीं ऊपर चला गया, आप वापस से एक दफा प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। ओके। सो तब तक के लिए मैं, यस आई थिंक इनका वो मैसेज था, ये पूछ रहे थे कि एक आम धारणा या कई दफा इस तरह की बात होती है कि हिंदू विरोधी पार्टी या फौज से सबूत मांगने वाली पार्टी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि कर्नल कोटियाल साहब इसका जवाब बहुत आसानी से देंगे, वो देंगे, मेरे को मालूम है। सो जब इस तरह की चीजें बार बार, आई एम श्योर आपके भी सोशल मीडिया पे तमाम बार ये चीजें लिखी जाती होंगी, तो इसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं, किस तरह से लेते हैं?
या इस तरह के लोगों को आपका क्या एक संदेश रहता है? आज इस चैनल के जरिए क्षितिज के पूछे हुए सवाल के कारण मैं जरूर बोलना चाहूंगा इस बात पे, क्योंकि मेरे जी को पता है मैं बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों पे पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर बोलते हैं हिंदू विरोधी पार्टी, आपने यही बोला ना? जी ओके, मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ। ये मैं चाहूंगा कि सब लोग ना सुने और इसको आगे भी जितना ज़्यादा हो सके बताएं। क्या हुआ कि ये है 2020 फरवरी की बात। 26 फरवरी को मेरा जन्मदिन होता है। 2020 26 फरवरी को मैं था बर्मा में। अब मेरे को पता नहीं चला कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो रखे हैं। एक संप्रदाय बैठा है, कुछ सरकार की पॉलिसी उसकी वजह से उसके खिलाफ। दूसरा संप्रदाय, क्योंकि पहले संप्रदाय को उस आंदोलन से उठाना था, तो दूसरे संप्रदाय ने ना थोड़ा सा उग्र रूप दिखाया और दंगे शुरू हो गए। अब उस दंगे में क्या हुआ, उत्तराखंड का पैठानी जगह है, ये राठ क्षेत्र में, पौड़ी गढ़वाल में बड़े स्ट्रांग लड़के होते हैं वहां पे। वहां का एक लड़का था, उसका नाम था दिलवर नेगी। दिलवर नेगी काम कर रहा था दिल्ली में एक मिठाई की दुकान में। पहाड़ी जाते हैं, अच्छे मोटिवेटेड होते हैं और लोग भी पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अभी सांप्रदायिक दंगे में ना दिलवर नेगी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, आग लग के। अब दिलवर नेगी का जो जहाँ पे डेथ हुई, उस टाइम पे जो पुलिस थी वो दिल्ली की पुलिस थी। मेरे ख्याल से ये तो किसी सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर वो सेंटर के अंडर में है, क्योंकि केंद्र और दिल्ली यूनियन टेरिटरी। अब वहां पे जो विधायक था वो मुसलमान था, तो लग गया। आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी दिलवर के हथियार है। अब मैं तो ये मेरे को बोलते हैं अभी भी, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, हमारे ये जो छोटे यंगस्टर हैं हमारे। अब मैं क्योंकि पढ़ा लिखा था, मैं ना उस डेप्थ में गया चेक करने के लिए। मैं जो कोट कर रहा हूँ ये सब वैल्यू और हकीकत है। ये पार्षद से बड़ा, जब पार्षद पे एलिगेशन लगे तो आम आदमी पार्टी ने ना पार्षद को हटा दिया कि ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है पता चलेगा तब देखेंगे। पार्षद से बड़ा तो शायद विधायक होता है। उस जगह का विधायक जहाँ पे दिलबर नेगी की डेथ हुई, वो बीजेपी का था। उसका नाम था मोहन सिंह बिष्ट। वो उत्तराखंड का है, किसी ने वो देखा भी नहीं। अब वहाँ पे कपिल मिश्रा भाई है हमारा, बहुत अच्छा, हम जानते हैं। कपिल मिश्रा भाई ने क्या करा कि बोला दिलबर के घर को हम 3 लाख रुपए देंगे। मेरी एक बहुत तगड़ी फॉलोअर है, मैं उसको हमेशा एडमायर करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिंदगी में ना जब अच्छा करेगी तो उत्तराखंड के यूथ और अच्छा करेंगे। उसका नाम है नेहा जोशी। वो है हमारे भाई साहब गढ़वाल राइफल के, हमारी रेजिमेंट के गणेश जोशी जी की लड़की। नेहा ने भी 1 लाख रुपए इकट्ठे करे और दिलबर को घर वालों को दिए। उत्तराखंड सरकार ने भी 5 लाख रुपए दिए, 9 लाख रुपए। दिल्ली में क्योंकि दिलबर की डेथ हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने 10 लाख रुपए दिए। चलो मानते हैं कि ये भी ना तुलना करने की कहानी होगी। अब मेरे को यह पता है कि कभी इंसान की जब डेथ होती है तो दो कारण ऐसे होते हैं जिसमें ना बहुत बुरी तरह से उसको अंदर से तड़पना पड़ता है। एक आग लग रही है, क्योंकि एकदम से डेथ नहीं हो रही। अगर गोली मारी जाए तो एकदम से हो जाती है। तो एक है आग लग रही और दूसरी है पानी में डूबना। अब दिलवर का तो हो गया। अब एक और नया इंसिडेंट होता है 26 फरवरी के कोई 3-4 महीने के बाद में। दिल्ली में एक जगह है मिंटो ब्रिज। मिंटो ब्रिज में पानी भर गया। एक ऑटो चला के एक आदमी जा रहा है, ऑटो डूब जाता है। 2 दिन के बाद में उस आदमी की बॉडी मिलती है। वो आदमी तड़प के ही मरा होगा, क्योंकि बॉडी 2 दिन के बाद में मिल रही है। वो था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का कुंदन सिंह। कुंदन सिंह की जब डेथ हुई उसी हालात में, तब ना कपिल भाई आए, ना नेहा आई, ना उत्तराखंड सरकार आई, किसी ने कुछ नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने उसको भी 10 लाख रुपए दिए। इसलिए नहीं कि यहाँ पॉलिटिक्स करनी थी, वो ना उनके प्रोसीजर में दे रखा है। आदमी दोनों उत्तराखंड के, एक बार उत्तराखंड ने देखा, दूसरी बार नहीं देखा। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ऐसी वाली चीजें सुन करके ना कभी भी नैरेटिव नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल जी एक वो इंसान है जिन्होंने आईआईटी रुड़की, सॉरी आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग करी। वहां तो मेरे को नहीं लगता कि जुगाड़ से नौकरी होती होगी। उन्होंने समाज सेवा करा, मदर टेरेसा के वो जो चैरिटी वाला जो अपना ये कैलकाटा में है, वहां पे समाज सेवा करी। उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस उसको ज्वाइन करा। वहां से उन्होंने धीरे धीरे उठ करके
पूरी अपनी नौकरी करी, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और उनको सारे प्रोसीजर्स तरीके समझ में आए। वो आदमी एक लाइन बोलता है, जब इंडियन आर्मी वाले सुनते हैं तो उनके ना रोंगटे खड़े होते हैं, खुश होते हैं कि केजरीवाल जी ने ये बोला। जब एयर स्ट्राइक करी गई थी पाकिस्तान पे और इतना बड़ा जोश था, इससे पहले ये काबिलियत खाली इसराइल के पास थी कि वो ना किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाके घुस के मारता था। हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने वो डिसीजन लिया, क्या तगड़ा डिसीजन था। इंडियन आर्मी भी जब सुनती है इस बात को, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में अंदर घुस करके और मारा। सुन, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वो ना वीडियो सारे के सारे 5-6 तरीके से अलग अलग एंगल से लिए हुए, बोले हुए, वो आज हमारे इसमें गूगल सर्च इंजन में अवेलेबल है, उसको सुन लो। केजरीवाल सर कर रहे हैं तारीफ, 2 लाइन काटी और उसका कुछ और मतलब निकाल दिया और फिर वो नैरेटिव कुछ और क्रिएट कर दिया गया। अगर अजय कोठियाल को बोला जाए कि राष्ट्रवाद की बात, जिस आदमी के शरीर में ही गोलियां हैं, जिस आदमी शादीशुदा नहीं है, जो आदमी अपनी इच्छा से कुछ मकसद करके आगे जाना चाह रहा है, उसको अगर किसी ने सेलेक्ट करा है, क्या अजय कोठियाल को बोला जा सकता है कि वो गैर राष्ट्रवादी है? मेरे को लगेगा कोई भी बोलेगा ना तो वो हंसेगा। तो इन चीजों पे तो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जरूर पढ़े लिखे लोगों को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। इंसिडेंट की वजह से कभी किसी पार्टी को वो जो नैरेटिव बनाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करके करा जाता है, उसमें नहीं फंसना है। हम उत्तराखंडी वैसे नहीं है, हम समझदार लोग हैं। हम अगर स्ट्रांग माने जाते हैं, गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखास बोलते हैं कि अंदर घुस घुस के ठोक सकते हैं, ये वो वाले, तो वो कहाँ एक छोटे से किसी आइडिया पे अपने आप फंस गए। हमें तो उत्तराखंड को बनाना है, उसकी तरफ देखते हैं। बाकी इस बात पे अगर पढ़ेंगे तो अजय कोठियाल को और जो ज्यादा मदद चाहिए आपसे, वो थोड़ी सी ना कम हो जाती है। आप लोग भी आओ साथ में, बॉम्बे से मत दो ये मैसेज कहीं बैठ करके, या कहीं उस वाले सोशल मीडिया से मत दो जिसको कोई चेक करता है तो कहते हैं अपना ही उसने ना अपने को ब्लॉक कर दिया। मतलब आप उसको देख नहीं सकते, हाइड होके कर रहे हो, सामने आके बात करते हैं, हम सिखाएंगे, सबको अच्छे तरीके से समझाएंगे। राइट। काव्य। शुभम डिमरी कह रहे हैं कि आई मेट हिम, ही गॉट सम एनर्जी, ऑल द वेरी बेस्ट सर, लव फ्रॉम जोशीमठ, जय बद्री विशाल। ये आपके लिए मैसेज भेजा है शुभम डिमरी ने। पता है, जब इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल जो है जी वो पूरी तैयारी के साथ में दुश्मन के पोस्ट पे अटैक करती है, और जब 200 मीटर बचते हैं तो उस टाइम पे ना जी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आती, उससे पहले सब जी ट्रेनिंग टैक्टिक्स सब लगाई जाती है। जी। इसे बोलते हैं आखिरी 200 मीटर की लड़ाई। हम्म उस आखिरी 200 मीटर की लड़ाई खाली जज्बे से लड़ी जाती है। और हम्म उस टाइम पे जब गढ़वाली सोल्जर अंदर घुसता है, तो जो हम्म शुभम ने बोला जय बद्री विशाल, वो बोलता है हम्म बोल बद्री विशाल लाल की जय, और वो दुश्मन में चले जाता है, जानते हुए कि 3 लोग जो जा रहे हैं उनमें से एक बचेगा, 2 मरेंगे, फिर भी वो घुसता है। ये तो जोशीमठ से बद्रीनाथ जी के बिल्कुल सबसे नजदीक बेस से, जहाँ पे कि हम्म। इंडियन आर्मी की गढ़वाल स्काउट रहती है, वहां से मैसेज भेज रहा है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं शुभम, जय बद्री विशाल। क्या बात है। जगदीश चंद्र अधिकारी, इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि सर कहाँ ये राजनीति में फंस रहे हैं, इससे बेहतर तो हाँ कोई अपनी संस्था खोल लेते। आप कहाँ लानत में फंस गए, लोगों की गालियां सुन रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बेटर फ्रेम करना चाहूंगा, और एक सवाल आ रहा है इसी से। हम अक्सर, ये मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है, जब बातचीत करते हैं तो आपका जिक्र आता है, आप जैसे कुछ लोगों का जिक्र आता है कि अरे यार उनके लिए तो यूथ फाउंडेशन अच्छा तो चल रहा था, कर्नल साहब हैं, फौजी आदमी है, अच्छे खासी इज्जत है, अरे राजनीति इन लोगों के लिए नहीं है। फिर बात आती है जी दिल्ली में सिसोदिया हैं या केजरीवाल हैं, या जो ऐसे जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो सोशल कहीं से या समाज से कहीं उस तरह से निकल के आए हैं, अरे यार राजनीति इनके लिए नहीं है यार। तो ये एक्चुअली राजनीति होती किसके लिए है? हम एक तरफ कहते हैं कि फला व्यक्ति अरे ये तो गुंडा है यार, इनको राजनीति में नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ कहते हैं इनको भी नहीं होना चाहिए, जो कर्नल अजय कोठियाल जैसे ही है ऐसे। तो फिर ये होती किसके लिए राजनीति? एक फेमस बुक है, उसका नाम है इमेजिनिंग इंडिया। जी। उसको बहुत अवार्ड मिले हैं। नंदन नीलेंकानी जी ने लिखी थी वो बुक। तो मैंने वो बुक पढ़ी, और इतनी मोटी नंदन बुक थी कि मेरी, नीलकंठे जी। हाँ, नंदन नीलेकानी अच्छा, जी। ये जो आधार कार्ड जिन्होंने वो किया हाँ था। हाँ, राइट, ओके। बिल्कुल। यस। तो क्या हुआ कि अब इतनी मोटी बुक थी तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की। तो मैंने उसका ना सोचा इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, होता है ना इंट्रोडक्टरी अच्छा। पेज। हाँ। क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पेज इतना इंप्रेसिव था, मैंने ना पूरी बुक पढ़ी A to Z आखिरी पेज तक। और वो क्या था, जी
नंदन जी बैठे हैं अपने साउथ में, जो ऑफिस है कॉरपोरेट ऑफिस, उसमें से एक अमेरिकन आता है। जी। वो आकर के ना उनके ऑफिस में घुसता है, और उसके बाद में बोलता है, मिस्टर नंदन, मेरे को तो मजा आ गया। हाँ। मतलब क्या सेटअप है आपका। मैं आपके ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अंदर घुसा, गेट अपने आप खुल गया। अंदर जो हाँ। पेड़ पौधे लगे हैं, लैंडस्केपिंग जो है, आर्बोरिकल्चर प्लान इस तरीके से है कि वहाँ पे ना फूल भी लग रखे हैं, वहाँ पे छाए देने वाले पेड़ भी हैं, वहाँ पे हाँ। फल देने वाले पेड़ भी हैं। पेड़ों में ऐसी खुशबू आ रही है कि मधुमक्खियां और हमिंग बर्ड्स अपने आप नेचुरल तरीके से, चिड़ियाएं आ रही हैं यहाँ पे। कहते हाँ। हैं मैं अंदर घुसता हूँ, वहाँ पे एक लेडी बैठी है रिसेप्शन में, उसने एक कार्ड मेरे को दिया। कार्ड अपने आप दिशा दे रहा है और मैं आपके ऑफिस में पहुंच गया। आपके ऑफिस में देखता हूँ, इतना बड़ा ऑफिस, बड़ी सी टेबल, कोई फाइल नहीं, बिल्कुल खाली। और साथ में चार आपने जो मशीन रखी है, एक चाय के लिए, एक कॉफी के लिए, एक वो अपना कोक वगैरह के लिए, और एक पानी के लिए। अपने आप आओ और पियो। कहते हैं इससे बढ़िया तो इम्प्रेसिव कोई इन्वायरमेंट हो ही नहीं सकता कि वर्क कल्चर देखो तो यहाँ पे। कहता है सलूट हम्म। करता हूँ आपको। तो नंदन निकाल जी बोलते हैं थैंक यू। तब अंग्रेज, वो अमेरिकन, पूछता है, लेकिन ये बताओ, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा, जहाज से उतरा एयरपोर्ट में, वहां से बाहर आया एयरपोर्ट से, आपने मेरे लिए मर्सिडीज भेज रखी थी। ये जो 76 या 77 किलोमीटर की जो दूरी थी, बीच में मैंने सड़क में देखा बड़े बड़े गड्ढे। जो मिस्टर मुर्गी होती है, उसकी ना खासियत होती है, जब गाड़ी पहुंचती है वो उसी टाइम पे क्रॉस करती है सड़क को, आपकी गाड़ी के आगे। कहते हैं हाँ। मुर्गियां क्रॉस कर रही थी, बैल और सांड आराम से साइड में बैठे हुए थे। तारों के ऐसे, जो ये जो बिजली के खंभे हैं, उनमें तारों का ऐसा जाल था कि अगर बहुत तेज बारिश आए, आप उसके नीचे खड़े हो जाओ ना, तो आपको बारिश नहीं लगेगी, इतना तरीके से वो जंजाल बन रखा है। एक कोई दुकान है, तो वो कहते हैं पान की दुकान है, वहां साइकिल खड़ी हुई है, और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। कहता है आगे थोड़ा सा मैं गया तो एक वो जो टोल चुंगी है, उसने रोका। तो ड्राइवर ने, जो रूटीन होता है, 100 रुपये दिए। अब वो चुंगी वाला ना अंदर देखता है, पीछे तो अंग्रेज बैठा हुआ है। कहता है अंग्रेज बैठा है, 100 नहीं, 1000 रुपये दे। कहता है हाँ। ये क्या तरीका है। तो नंदन जी से पूछ रहा है कि बताओ ये क्या तरीका है। तो नंदन जी हाँ। बोलते हैं, देखो हम तो अपना अंदर ही देख सकते हैं, बाहर तो पॉलिटिक्स है। फिर वो बोलता है हाँ। कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, गो एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। हाँ। तो अगर यूथ फाउंडेशन को ही मैंने देखना है और यहीं पे करना है, और बाहर कुछ और हो रहा है, तो मैं कैसे 10 यूथ फाउंडेशन बनाऊंगा। मेरे को नंदन राइट। नीलंकानी जी की उस किताब में, जो उस विदेशी ने मैसेज दिया है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बाहर जाओ और पॉलिटिक्स करो ताकि सुधारीकरण हो। उस सुधारीकरण के लिए मेरे को पता है, काव्या को भी कई बार टुकाइयाँ मिलती होंगी, क्या कर रहा है ये। हमको भी टुकाइयाँ मिलती है, पर वो टुकाई तो वो है ना कि अगर अगेंस्ट हवा नहीं चलेगी तो पतंग उड़ेगी कैसे। काव्या। राइट। आई थिंक बहुत 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 जबरदस्त एंड परफेक्ट एग्जाम्पल। एंड नंदन नीलकंठन, क्योंकि मैं उनका बड़ा बड़ा फॉलो करता हूँ, और उनका काम करने का तरीका, जिस आधार कार्ड पे आजकल हम इतराते हैं, वो आई थिंक मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में उन्हीं के द्वारा वो लाया गया था। तो वो अपने आप में बड़े कमाल के व्यक्ति हैं। आशीष डंगवाल भाई मेरे को व्हाट्सएप कर रहे थे, आई थिंक उनका कोई मैसेज मिस हो गया जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। आप वापस से एक बार भेज दीजिए, जहां पर भी आप लाइव देख रहे हैं, प्लीज अपना आरजे काव्य फेसबुक पेज पर आपका सवाल भेज दीजिए, मैं वापस से उसको कोशिश करता हूं कि कनेक्ट किया जाए। ओके। सो अम्बरीश बिष्ट इन्होंने मैसेज किया है, काव्य मैं आपसे और कर्नल साहब दोनों से मिला हूं, दोनों युवाओं में प्रदेश और भविष्य की खूबसूरत तस्वीर दिखती है, क्या दोनों युवा अपने अक्स के अन्य युवाओं को साथ जोड़ने का समग्र दिशा क्यों नहीं लेते। अच्छा, कुछ इस पर बात हो जाए। ये तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, मैं ये सवाल पढ़ता नहीं। ये आपके और मेरे लिए लिख रहे हैं ये, कि ये हम दोनों से मिले हैं, मुझे नहीं पता अम्बरीश वेस्ट कहाँ मिले हैं। कह रहे हैं कि आप दोनों अगर मिल जाए, मसूरी से हैं ये। सर हम तो मिले ही हुए हैं। हम हम तीनों मिले हुए हैं। जी। इनफैक्ट हम जितने जितने मैसेज कर रहे हैं सब मिले हुए हैं। जी। अमरीश जो है ना, एक मोटिवेटेड यूथ है, जिसको कि आने वाले समय में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी। थोड़ा सा तराशने की जरूरत है। वो मेरे को लगता है कि अमरीश ना अपने आप ही कर करके उसको करेगा। आज जी। अमरीश ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि काव्य, आप और कर्नल कोठियाल अगर मिल जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काव्य ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। इसका मतलब यह है, काव्य काव्य ने और लोगों को अच्छे मैसेज देने, समाज के जो आज तक देता जा रहा है, ताकि जी। हम लोग, इसका मतलब हम लोग मिल गए, और जो सोसाइटी की तरक्की की बात कर रहे हैं वो अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। तो अमरीश का मैसेज तो मसूरी से बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया वाला है। राइट। राइट। मोटिवेशन के लिए क्या लगता है सर, क्या जरूरी है? हर सुबह जब कर्नल अजय कोठियाल इन दिनों उठते हैं, रात भर व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए रहते होंगे,
जब सुबह सोशल मीडिया चेक करते होंगे आप, आई डोंट थिंक सो कि आप खुद चेक करते हैं, लेकिन टीम कुछ ना कुछ बताती होगी कि साहब ये मैसेज आया है, फलाने ये कहा वो कहा। हर सुबह की शुरुआत किस मोटिवेशन के साथ होती है, क्योंकि ये बड़ा टफ टाइम है इस वक्त पे। देखो, सही कह रहे हो। मतलब इनिशियल स्टेज पे तो कोई भी चीज़ है वो, उस पर टफ टाइम तो नहीं बोलूंगा, पर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट तो होता है। एफर्ट्स भी बहुत जी ज़्यादा लगाने की जरूरत है। कई बार जी इसमें लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी कोविड का इन्वायरमेंट है, इसमें अपनी जी एक्टिविटी हम नहीं बढ़ा पाते हैं। चाहे कोविड फाइट में हम पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो रखे हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, जब कभी जाओ ना तो सीधा उस आदमी की आंख में घूरो जो आपको सबसे पहले दिखे, उसके आगे सब बता देती हैं। अगर वो आपकी तरफ देख रही है, उम्मीद की तरफ, तो अपने आप ही ना मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये वो बड़े बेसिक से एग्जांपल है। कभी मेरे को एक हमारे सीनियर होते थे, उन्होंने बताया था। जी कहते हैं अगर देशभक्ति समझनी है कि तुम्हारे में देशभक्ति है, तो अजय कोठियाल को मत गाली दो। ऐसा करो, वो गाना सुनो जो 1962 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे, उसको, उनकी शहीदों के लिए लता मंगेशकर ने गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। अगर वो गाना सुन करके तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं, तो तुम्हारे अंदर ना देशभक्ति है। अजय कोटियाल को बोल के क्या देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ही अगर उन्होंने दूसरा दिया था, अगर तुम जाते हो और सुबह उठते हो और तुम निकले 6 बजे पीटी के लिए, वो सिपाही जो सबसे पहले तुमको दिख रहा है, वो अगर तुम्हारे को डायरेक्ट देख रहा है ना और बोल रहा है जय बद्री विशाल श्रीमान, तो तुम्हें मोटिवेट होना चाहिए कि तुम्हें एज लीडर तुमसे उम्मीद करी जा रही है, आज हम पीटी के दौरान कोई नए तरीके की एक्सरसाइज करेंगे। वो वाले मोटिवेशन देखने की जरूरत है। हमेशा दिख रहे हैं, किसी जगह राइट जा रहा हूँ तो कहीं जा रहा हूँ तो मजा आ रहा है, काव्य। राइट। आशीष डंगवाल जी का मैसेज आ गया है, वो ये पूछ रहे हैं कि 18 तारीख को जब आपने पार्टी ज्वाइन करी थी, उसके बाद से आपकी निजी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। कुछ कमिटमेंट तो बढ़ गए। कुछ इस जी तरीके का भी हो गया कि जैसे हमको अब कॉल्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, हमको हम्म मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। उसमें ना कई बार हम बिजी भी हो जाते हैं। कई बार जो जी हमसे उम्मीद करी जाती है, हम उसको जवाब नहीं दे पाते। तो निजी जी जिंदगी में ना ये कुछ असर तो डालते हैं। इस टाइप जी का असर डालते हैं कि अरे यार, वो पहले तो हमारे पास टाइम ही टाइम था तो उससे बात हो जाती थी, आजकल वो बात नहीं हो पा रही। जी 5 दिन से हमारी अपने फादर से बात नहीं हुई है, लेकिन उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज चलते रहते हैं। तो ये कुछ चेंजेस तो निजी जिंदगी में आते हैं, पर ये कहते हैं ना कि साधु बनने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, ठंड लगेगी, उस जी हिमालय में अकेले जाके बैठना पड़ता है जहाँ पे कि पिक्चर हॉल नहीं होते। तो कुछ जी ऐसी चीजें तो करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका ना एक मजा अलग आता है, वो एक अलग ही राइट नशा है, जुनून है वो। उसे बोलते हैं पैशन, इंडियन आर्मी जी की भाषा में और यूथ की भाषा में। राइट। इंद्रमणि जोशी ये आपसे कह रहे हैं कि मेरा कर्नल साहब से अनुरोध है कि टिहरी झील पर टिहरी से उत्तरकाशी तक जलमार्ग बनाया जाए। आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, कृपया इस पे कुछ कहें। इनकी बात से मुझे ध्यान भी आ रहा है, बल्कि कुछ वक्त पहले नितिन गडकरी जी ने मुझे, मैं कहीं उनका कोई एक वो पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स, हम हमेशा फ्यूल की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, हवाई मार्गों की बात करते हैं, जबकि आज की डेट में संभव है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से कलकत्ता भी जाना चाहे तो वो जलमार्ग से जा सकता है। हम कई बार थोड़ा सा अलग तरह से नहीं सोचते हैं चीजों को, हम हमेशा रोड की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं। तो ये जलमार्ग वाला उत्तराखंड में भी ऐसा ही है, लैंडस्लाइड बहुत जगहों पे हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं और छोटी रोड है, बहुत ज्यादा चौड़ी 4 लेन 8 लेन तो यहाँ बन नहीं सकता है। तो जलमार्ग का ये जो आइडिया है, इसको लेके कुछ कहें। देखो, इन चीज़ों पे ही तो हमें सोचने की ज़रूरत है। अभी इतना जी बढ़िया जो उन्होंने आइडिया दिया ना, मैं वैसे ही, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर सोचा नहीं है कभी, लेकिन अगर मैं इस टाइम पे बैठे बैठे 2-3 बातें बोलने की कोशिश करूं। देखो, जी टिहरी झील क्या है। हम्म जब टिहरी झील में पानी भर रहा था, उस टाइम पे हम छोटे ही होते थे, तो मेरे को याद है एक बार मैं, तब रास्ता होता था वही 2 बाटा से होते हुए। हम्म तो उस टाइम पे जब मैं वहां पे गया तो एक गांव जो सबमर्ज हो रहा था, वहां पे हम्म एक आदमी बैठा हुआ था। और मतलब उसकी एज ऑब्वियसली 90+ होगी, क्योंकि वो ना पीठ इतनी कमजोर हो गई थी कि वो जैसे पाँव तक थोड़ा सा उठा हुआ और पीठ पूरी झुकी हुई। तो हम्म उसने जो कोट पहन रखा था, उसमें लेफ्ट शोल्डर में मेडल्स लगे हुए थे। वो कहीं ना कहीं गढ़वाल राइफल का किसी टाइम का रिटायर्ड एक सोल्जर होगा। वो पता है हम्म क्यों बैठा हुआ था? उसके सामने उसके गांव का जो छोटा सा मंदिर था, उस दिन एमर्ज होके ऊपर आ रखा था, क्योंकि टिहरी झील में ना उस टाइम पानी थोड़ा कम करा गया था, उस भावना से वो आया अच्छा था।
हम्म। इस टिहरी झील के अंदर वो वाली भावना पूरी की पूरी, मतलब टिहरी डूब क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उससे भरी हुई है। इसमें अगर आप चलो तो 70 किलोमीटर तक ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें आराम से वाटरवेज वाला मूवमेंट हो सकता है जो आप बोल रहे हैं। थोड़ी सी हम्म। ड्रेजिंग करने की जरूरत है। अब हिमालय है, नदियों के पानी तेज आते हैं, तो हर बार ना थोड़ा वो मलबा तो आता ही है, लेकिन वो ड्रेजिंग की कोई प्रोसेस जो है कहीं पे भी खराब नहीं है। अब अगर इंसान उसमें बैठेगा, लोकल्स तो जाएंगे ही, लेकिन जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म, गंगा नदी में कहते हैं वो ताकत है, सारे पाप करके आ जाओ, एक डुबकी मारो और सारे धुल जाते हैं। या गंगा सागर है सबसे ऊपर, पूरा टिहरी झील जो है वो गंगा नदी का ही भरा हुआ पानी है। उसके ऊपर जब इंसान चल रहा है तो उसको तो सुकून ही सुकून आ जाएगा। पता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म ही इतना ज्यादा हो जाएगा उस वाटर बॉडी पे कि उसमें हम्म। ना, मतलब आदमी अपने बच्चों का जो मेंटल हरासमेंट होता है, बच्चों का प्रोग्रेस नहीं देखने की वजह से, वो सब भूल जाएगा। उसको बाकी में ना देवी देवताओं की आवाजें आनी शुरू होगी। उस टूरी जूल को डोमिनेट करती है एक जगह, उसे बोलते हैं खैट पर्वत। खैट पर्वत की कहानी है कि आज भी एक दिन होता है जब छोटे बच्चे, मतलब 19 20 21 साल के बच्चे, लाल रंग के या रंगीले कपड़े नहीं पहनते हैं। उस टाइम पे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते, क्योंकि वो ना अट्रैक्ट करता है। वन देवी की यात्रा निकलती है ऊपर वहां से, जिसे हम्म। आचुरी बोलते हैं, वन देवी बोलते हैं उनकी। और वो ऐसे कहीं अट्रैक्ट होती है तो बच्चे को ले जा लेती है। उस खैट पर्वत के पीछे ना कितनी बढ़िया गाथा है। जब टिहरी झील में हम किसी को लेके जा रहे हैं ऊपर और दिखाएंगे कि वो दाहिने ऊपर देखो खैट पर्वत, उसमें ये होता है, आदमी ना इतना ज्यादा इंप्रेसिव होगा कि 4 दिन देने की जगह वो 15 दिन में वो यात्रा करना चाहेगा। और हमारे को ना बगैर किसी चीज को टच करे हुए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट पे तो हमें डिस्कस करना चाहिए उन लोकल्स के साथ में, पुरानी गाथाओं को समझ करके कैसे वो मॉडल बनाए। कि जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एरोप्लेन लैंडिंग कराएं। होता है ना एक आजकल वाटर बेस पे लैंडिंग होती है। जी। एरोप्लेन लैंडिंग के बाद में उन लोगों को दिखाना क्या है, उन लोगों को ले जाना कैसे आगे है उस गंगा नदी के बने हुए सागर में, जिसके अंदर पूरी सबमर्ज हो रखी है एक सी टिहरी, जिसके ऊपर है खैट पर्वत। जिसके हम्म। थोड़ा बाएं तरफ देखो तो वहां पे प्रताप नगर है। प्रताप नगर से जब टिहरी झील देखो, तो अगर कोई अच्छा ये क्या बोलते हैं एडवेंचर टूरिज्म वाला है, वो एनआईएम को इन्वॉल्व करके ऐसा करा जाए कि ऊपर से पैराग्लाइडिंग के लिए आइडियल जगह है। पैराग्लाइडिंग करके वो आया नीचे जमीन पे, जमीन पे चारों तरफ टिहरी के उसमें आदमी चलेगा, उसको वैसे ही मजा आता है क्योंकि नदी के साथ में चल रहा है। उसके बाद उसे पानी में डाल दो, उसके बाद उसपे एक्वा एक्टिविटी हो गई, एरो एक्टिविटी हो गई, लैंड बेस्ड एक्टिविटी हो गई, एक्वा एक्टिविटी हो गई, स्पिरिचुअल टूरिज्म वहां पे है, फीलिंग है सारी। ये तो सबसे बढ़िया एक रेप्लिकेट करने वाला मॉडल है। ये ये जोशी जी थे ना। नहीं, ये कोई और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, ऊपर चला गया नाम इनका। कोई बात नहीं, ये जरूर हमारे जी। ही पेज में मैसेज डालेंगे तो हमको मिल जाएगा। हम इनसे जी। डिस्कस करना चाहेंगे कि टिहरी जी। झील को कैसे एक कंस्ट्रक्टिव मॉडल बनाया जा सकता है। राइट, राइट। आखिरी के कुछ सवाल ले लेते हैं सर। जब मैं आपसे बात करता हूं और जितनी भी आपसे मुलाकातें हैं, बातचीत हैं, हमेशा एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रहती है, स्पेशली उत्तराखंड को लेके, यूथ को लेके। इसीलिए आपने अपने फाउंडेशन का नाम भी यूथ फाउंडेशन रखा। वहाँ के इंस्ट्रक्टर से लेके जो आपका स्टाफ है, जो आपके साथ काम करता है, नेगेटिविटी की गुंजाइश उनमें कहीं से भी नहीं है। मैं जितनी दफा भी मिलता हूँ, हमेशा लगता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच है। इस पॉजिटिव अप्रोच को क्या आप पॉलिटिक्स में भी लाना चाहेंगे, या लाया जा सकता है? और इसके साथ में अ, एक सवाल और साथ में पूछ रहा हूं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का हिस्सा होते हैं, अपनी पार्टी के अलावा भी तो कुछ पॉलिटिशियन होते होंगे, भले ही उनकी हम पार्टी के बारे में बात न करें, उन इंडिविजुअल्स की। वो कौन इंडिविजुअल हैं जो आपको लगता है जो पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर रहे हैं? वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं। इसका काव्य ये बोलूंगा कि अच्छे लोगों की तो कमी नहीं है। जी। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बाबाओं के रूप में कई जगह बैठे हों, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो। कहीं ना हम्म। कहीं कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं। बदकिस्मती ये है, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी कैसे चलती है, वो 10% जो नेगेटिव एलिमेंट है ना, वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो साइलेंट हो जाते हैं और बाकी नेगेटिव वालों का दिखता है। तो शायद पॉलिटिक्स में भी ना सब जगह इस तरीके का भी है। कुछ नेगेटिव है, बाकी तो अच्छे सोच के ही तो आ रखे हैं। कि मैं अगर आज विधायक बनता हूँ एक जगह का, ये सोचता है आदमी, तो कैसे मैं अपनी जनता के लिए कुछ करूं। और अगर जनता के लिए अच्छा करूंगा तो जनता मेरे को दोबारा विधायक भी बनाएगी, उसका भी इंटरेस्ट पूरा हो गया, जनता की भी तरक्की हो रही है।
लेकिन ऐसे लोग एकदम से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। अब आपने बोला है कि ऐसे कोई, जो मैं समझाऊं आपके सवाल का, तो कुछ हम्म। समय वेट करते हैं, हो सकता है सब पार्टियों से कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग वाले हमारी मदद करने, हमारे को भी जोड़ने आए। हम उम्मीद करते हैं ऐसी चीजें, क्योंकि हम भी आपस में यार दोस्त हैं, कहीं रिश्तेदारी में है, कहीं एक दूसरे को जानते हैं। हमको तारीफ तो कर रहे हैं लोग काफी अच्छी, और ये जो पार्टीज हैं उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हैं तो इसी इलाके के और यहीं के कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए जिनके रिलेशन है हमारे साथ में, तो ये आने वाले जी। टाइम में जरा देखेंगे। राइट। एक आखिरी सवाल अगर आपसे करूं मैं यहाँ पे, जब आपने ये पार्टी ज्वाइन करी है, आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ तमाम सारे लोग जुड़ रहे हैं, वो कुछ चीजें जो एक, हालांकि इट्स टू अर्ली, बट क्योंकि 6-8 महीने हैं, इलेक्शन भी होने हैं, हम उसी पीरियड में चल रहे हैं इस वक्त पे, वो कुछ 2-4 चीजें जिन पे आपका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, किसी भी तरह से आपको कोई जिम्मेदारी अगर मिलती है राजनीति में ऑफिशियली। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, और जो लोग बोलते हैं फ्री का बिजली और फ्री की पानी, ये कनाडा का मॉडल है, ये अमेरिका का मॉडल है, इंग्लैंड का मॉडल है, सब चीज़ें ना वहाँ पे फ्री दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे ये बाहर जा करके हम उसी पे टैक्स लगाते हैं बाहर वाले, और तब हमारे को कहीं वापस में हमको दी जाती हैं। तो हमें तो ये सब चीज़ों पे तो इनिशिएट करना ही है। मॉडल अलग होंगे, उत्तराखंड के हिसाब से होंगे इन सब चीज़ों को पाने के लिए। काव्य। परफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच सर। तकरीबन 56 मिनट और 37 सेकंड तक हमने बात करी है। तमाम सारे लोगों ने अपने मैसेजेस किए हैं, मैं देख पा रहा हूँ मेरे फेसबुक पेज पर 774 कमेंट्स हैं। बाकी जगह भी होंगे, मेरे को अपने पेज का ही दिख रहा है, तो 750 या 750 लोगों ने कमेंट किया है। इसका मतलब ये बातचीत दिलचस्प रही और लोगों का एक अच्छा एंगेजमेंट आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वो पॉलिटिक्स के लिए तो कहते हैं ना, ये इश्क की तरह है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू काव्य, और जरूर दोबारा जल्दी आपकी चैनल के थ्रू लोगों को एड्रेस करने का मेरे को मौका मिलेगा। ये जी। जरूर बोलूंगा, कर्नल अजय कोठियाल डिसिप्लिन्ड आदमी है, अगली बार लेट नहीं होगा। जय हिंद। थैंक यू काव्य। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर। थैंक यू। जी। आप सब देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। तमाम सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बातचीत को लेके, कैसी लगी कर्नल अजय कोठियाल सर के साथ में ये बातचीत, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ओहो रेडियो को इसी तरह सुनते रहिए। अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का पहला ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन है, जिसको देहरादून के साथ उत्तराखंड देश दुनिया में कहीं भी आप सुन सकते हैं, ओहो रेडियो नाम से। आपको ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल होगा। तो हिलमेल और ओहो रेडियो आप लोगों के लिए इसी तरह के हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको लाने की कोशिश करेंगे, जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आगे किन लोगों को आप देखना चाहते हैं हमारी इस सीरीज में, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोविड के, कोरोना के इस वक्त में घर पे रहिए, और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए। जितना ज्यादा हम अभी पालन करेंगे, उतनी जल्दी शायद हम कोरोना को हरा पाएंगे, और उसके बाद हम अपनी जो आम जिंदगी है उसमें लौट पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।